नमस्ते। अक्सर हम सुनते हैं ना कि दुनिया भर में टैक्स बढ़ रहे हैं, टैरिफ लग रहे हैं। ये खबरें ना काफी दूर की लगती हैं, पर क्या ये सच में दूर है? क्या इनका असर सीधा हमारे घर के बजट पर, हमारी जेब पर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो इसका असर हमारी जेब पर कैसे और क्यों पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे पैसों से जुड़ा मामला है। सिर्फ आधा प्रतिशत? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का अनुमान है कि 2026 में पूरी दुनिया में जो सामान का व्यापार होता है वो सिर्फ इतनी सी दर से बढ़ेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया की आर्थिक गाड़ी की रफ्तार कितनी धीमी हो गई है। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, फिर जूम इन करेंगे भारत पर कि यहाँ की क्या कहानी है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस सब के बीच हम अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक अनिश्चित दुनिया। सवाल ये है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है? सीधी सी बात है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसके पीछे कई वजह हैं। UNCTAD का एक अनुमान है कि अगले 2 सालों में दुनिया की विकास दर 2.6% के आसपास रहेगी। अब सुनने में शायद यह आंकड़ा ठीक ठाक लगे, है ना? लेकिन असलियत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले ये एक साफ साफ गिरावट है। मतलब दुनिया का जो इकोनॉमिक इंजन है वो ठंडा पड़ रहा है। और यहाँ गिरावट की रफ्तार तो देखिए, WTO ने अपना अनुमान 1.8% से घटाकर सीधा सिर्फ 0.5% कर दिया है। मतलब कितनी बड़ी गिरावट है। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? वजह है ऊंचे टैक्स, बाजार में डिमांड की कमी और एक अनिश्चितता का माहौल। जब ऐसा होता है तो कंपनियां पैसा लगाने से डरती हैं। अब ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है, जरा ये समझते हैं। देखिए, व्यापार का मतलब सिर्फ सामान भेजना और मंगाना नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क काम करता है। UNCTAD की रिपोर्ट कहती है कि 90% से ज्यादा व्यापार इसी नेटवर्क पर टिका है। तो जाहिर है, जब इस नेटवर्क में जरा सी भी अनिश्चितता आती है तो इसका असर लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैलता है। तो ठीक है, पूरी दुनिया में तो ये सब चल रहा है, पर इसका भारत पर क्या असर है? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत की तस्वीर कुछ अलग ही है। एक तरह का विरोधाभास है। 7.8%। सोचिए, ये 2025 की पहली तिमाही में भारत के GDP ग्रोथ का आंकड़ा है। ये आंकड़ा दुनिया के बाकी देशों के हालात से एकदम अलग कहानी कह रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार में है। इस वैश्विक मंदी के माहौल में ये वाकई एक उम्मीद की किरण जैसी है। लेकिन कहानी में एक लेकिन भी है। ये जो जबरदस्त ग्रोथ है, ये बाहरी खतरों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जैसे एक खतरा ये है कि अमेरिका भारत से जाने वाले लगभग 66% सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी ग्रोथ की पूरी गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। और एक और चिंता की बात है विदेशी निवेश यानी FDI का आंकड़ा। ये मई 2025 में $2.2 बिलियन से गिरकर सिर्फ $35 मिलियन रह गया। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है। ये साफ साफ दिखाता है कि जब दुनिया में माहौल अनिश्चित होता है तो निवेशक अपना पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत कैसे टिका हुआ है? यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये कहानी सिर्फ खतरों की नहीं है, बल्कि मुश्किलों में अवसर ढूंढने की भी है। भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है उसका सर्विस सेक्टर। जैसा कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने कहा है, भारत उन देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार अब IT, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा टिका है। और अच्छी बात यह है कि इन सेक्टर्स पर ग्लोबल ट्रेड के उतार चढ़ाव का असर थोड़ा कम होता है। बल्कि ये जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, ये भारत के लिए कुछ नए दरवाजे भी खोल रही है। जैसे अब कई देश चीन के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रहे हैं और भारत ये मौका भुना सकता है। AI और साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक सर्विसेज में अपनी लीडरशिप को और बढ़ा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों में भी एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। मतलब संकट को अवसर में बदलना।
चलिए अब दुनिया और देश की बात से हटकर आते हैं पर्सनल लेवल पर। जब इकोनॉमी में इतना कुछ चल रहा हो तो हम अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ मुश्किल वक्त काटने की बात नहीं है, बल्कि इस दौर से और ज्यादा मजबूत होकर निकलने की बात है। तो सबसे पहला कदम है अपना सुरक्षा कवच तैयार करना। इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक इमरजेंसी फंड बनाना, जिसमें कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चे निकल सकें। दूसरी, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे महंगे कर्जों को सबसे पहले खत्म करना। और तीसरी, अपने ईपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स को बचाकर रखना, उन्हें बार बार निकालने से बचना। सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्मार्ट ऑफेंस भी खेलना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जीना छोड़ दें, पर हाँ, फालतू खर्चों पर लगाम कसनी होगी, अपनी मेन नौकरी को मजबूत रखना होगा और हो सके तो इनकम का कोई दूसरा जरिया भी तलाशना होगा। और सबसे जरूरी बात, निवेश करते रहना है। SIPs, NPS, PF के जरिए इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि बाजार में गिरावट अक्सर लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमाने का एक शानदार मौका होती। तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस उथल-पुथल भरी दुनिया में असली आर्थिक सुरक्षा आखिर है कहाँ? क्या ये ग्लोबल ट्रेड पर निर्भर करती है, या देश की नीतियों पर, या फिर ये हमारे अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन में छिपी है? शायद जवाब इन तीनों के संतुलन में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।